हेलो स्टूडेंट्स, आपको सबको पिछली वीडियो में पीएच अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम पीएच पत्र का प्रयोग करके अम्लों के बीच में तुलना कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल दुर्बल है, कौन सा अम्ल प्रबल है। और ऐसे ही बिल्कुल क्षारक का भी पता लगा सकते हैं, उनकी प्रबलता की जाँच कर सकते हैं। और जो पीएच पत्र है किस तरह से अलग अलग रंगों के द्वारा हमें बताता है अम्ल या क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता के बारे में। तो हम पीएच को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पीएच हमारे दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में भी काफ़ी महत्व रखता है। चाहे हम आम भाषा में डेली लाइफ में अपने इसके बारे में बात नहीं करते हैं पीएच के बारे में, लेकिन हम कई बार बात करते हैं अम्लीयता की, क्षारकीयता की। तो एक तरह से हम वहाँ पर पीएच की ही बात कर रहे हैं। जब हम अम्लीयता की या क्षारकीयता की बात कर रहे हैं तो हम पीएच की ही बात कर रहे हैं वहाँ पर। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसमें है वो है कि क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील मतलब कि क्या उन पर पीएच का कोई प्रभाव पड़ता है, पीएच कम या ज़्यादा होने से क्या उन पर कोई असर पड़ता है उस चीज़ का, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो मैं आपको बताऊंगी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आते हैं, वो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करें इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से, विद क्वेश्चन लिखें और उसका आंसर भी लिखें। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। परास मतलब रेंज। ठीक है, हम कहते हैं ना कि रेंज, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कितनी रेंज के कपड़े आपको चाहिए, कितनी रेंज की आपको कोई भी चीज़ चाहिए। ठीक है, परास का मतलब है रेंज। तो जो पीएच की रेंज, हमारा शरीर जिस पीएच पर काम करता है, हमारे शरीर के अंदर की पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी ही पीएच कम या ज़्यादा होनी चाहिए कि वो 7.0 से 7.8 के बीच में ही रहे, तभी हम अच्छे से हमारा जो प्रत्येक अंग है शरीर का वो अच्छे से कार्य कर पाता है। वर्षा के जल की पीएच का मान, अच्छा एक तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा शरीर कितनी पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो उसका उत्तर है 7.0 से 7.8। अब दूसरा क्या है कि वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, शायद आपने ये अम्लीय वर्षा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन शायद ये नहीं सुना होगा कि जब भी, जैसे हम गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं अगर, या हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, या हम जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं ना, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ अगर हम रहते हैं जहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, उन शहरों में रहने वाले लोग जो है ना, उनको ये एडवाइस की जाती है कि जब भी बारिश आती है ना काफ़ी लंबे समय के बाद, तो उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसमें बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें वायुमंडल में जितने भी प्रदूषक होते हैं ना वो सब घुल जाते हैं। जब बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जल है वो एक बहुत अच्छा विलायक है, बहुत सारी चीज़ों को वो अपने अंदर घोल लेता है। तो वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसें हैं, प्रदूषक गैसें जो प्रदूषण करती हैं, वो सभी वर्षा के पानी में घुल जाती हैं। और जब वो पानी नीचे आता है और हमारे ऊपर पड़ता है तो वो हमारी स्किन पर खुजली हो गई जैसे, ठीक है, या कुछ और फुंसियाँ वगैरह हो गई, इस तरह के प्रभाव हमारे शरीर पर डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि वो जो जल होता है वो अम्लीय होता है। वो सभी प्रदूषक गैसें जब वर्षा के जल में मिलती हैं तो उसको अम्लीय बना देते हैं। इसलिए जब बहुत समय के बाद बारिश आती है, कई महीनों के बाद, तो उसमें बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपकी स्किन पर पड़ेगी तो स्किन पर उसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे जो बारिश, नॉर्मल बारिश आ रही है, डेली आ रही है, तो उसकी जो पीएच है वो 5.6 या इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर उस पानी की पीएच 5.6 से कम हो गई तो हम कहेंगे कि ये जो वर्षा है, ये जो वर्षा हो रही है, ये अम्लीय वर्षा है। तो आपके पास अगर पीएच पत्र है तो आप उसके द्वारा वर्षा के जल की पीएच की जांच भी कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि वर्षा का जल अम्लीय है या नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। पहला कि हमारा शरीर जिस पीएच परास के बीच कार्य करता है अच्छे से, वो है 7.0 से 7.8।
और दूसरा, अम्लीय वर्षा की पीएच का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे उसका मान होता है 5.6 से कम। ये बताना है आपको, 5.6 नहीं बताना, 5.6 से कम, ठीक है। और यही वर्षा का जल, जो अम्लीय वर्षा है, जब ये नदी में चला जाता है, क्योंकि पानी बहकर, जब बारिश आती है पानी बहकर नदियों में, नालों में, यहाँ सब जाता है ना। और आपको पता है कि नदी, नाले, तालाब, इन सब में क्या है, प्राणी रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं, मछलियाँ हैं या मेंढक हैं, और जो जल में रहने वाले जीव हैं वो सभी रहते हैं। और जैसे अम्लीय वर्षा हमें प्रभावित कर रही है, हमारी स्किन पर बुरे प्रभाव डाल रही है, वैसे ही अम्लीय वर्षा उन जीवों के लिए भी हानिकारक होगी, और पानी में उगने वाले जो पौधे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। जो ज़मीन पर पौधे उग रहे हैं, अम्लीय वर्षा उनको भी नुकसान पहुंचाती है, और जल में जो रहने वाले, उगने वाले पौधे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो अम्लीय वर्षा सभी के लिए हानिकारक है, चाहे वो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हों या उगने वाले पौधे हों, या जब वो पानी जल में बहकर जाएगा नदियों में, जब वो जल नदियों में बहकर जाएगा तो जल में रहने वाले जीवों और उसमें उगने वाले पौधों को भी वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, मतलब उनका जीवन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले ये हो गया हमारा कि हम भी, पौधे और पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना कि क्या ये हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ ये हैं, और हम बता सकते हैं उसमें कैसे हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है उसकी पीएच 7.0 से 7.8 के बीच होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से कार्य करेगा। और जो वर्षा है, अगर उसकी पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा है। वो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और पशुओं को तो, पौधों को तो नुकसान पहुंचाती ही है, और जब वो पानी बहकर नदियों में चला जाता है तो उसमें रहने वाले जीव भी प्रभावित होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है आपके बागीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। उससे पहले आप ये देखो, ये जो इस बॉक्स में दिया हुआ है, दूसरे ग्रहों में अम्लीय पदार्थ, तो यहाँ शुक्र ग्रह का बताया है। शुक्र ग्रह आपने सुना है ना, पृथ्वी के साथ ही है ये। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। हमारे वायुमंडल में, जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जल के वाष्प हैं, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और आर्गन है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन जो शुक्र है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है काफ़ी सारा, और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल बन जाते हैं वहाँ पर, मोटे, काफ़ी मोटे मोटे हैं, सफ़ेद और पीले रंग के, ठीक है। तो क्या ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह पर जीवन हो सकता है? क्योंकि अगर वहाँ पर अम्ल है, तो मैं आपको बता भी रही हूँ और आपको पता भी है कि अम्ल हानिकारक है हमारे लिए, तो जीवन वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बाद है बागीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। बागीचे की मिट्टी, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अगर वर्षा अम्लीय है तो वो पौधों को प्रभावित करती है। तो सीधी सीधी बात है कि जिस बागीचे में, जिस बाग में, जिस गार्डन में हम अपने पौधे उगाते हैं, पौधे उगाने से पहले उसकी मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी मिट्टी की पीएच कितनी है। उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एक तरीका होता है कि मिट्टी ली थोड़ी सी, उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया। मिट्टी तो घुलती नहीं है पानी में, लेकिन आपने फिर भी अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने उसको छोड़ दिया, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। मिट्टी नीचे बैठने के बाद जो ऊपर पानी आया ना, उसमें मिट्टी के अंदर उपस्थित बहुत सारे लवण घुल चुके होते हैं। उस पानी में आप पीएच पत्र डालकर बागीचे की मिट्टी की पीएच की जांच कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका गार्डन है, आपका बागीचा है, उसकी मिट्टी की पीएच क्या है। क्योंकि सभी पौधे सभी पीएच की मिट्टी में नहीं उगते हैं। अगर आपके बागीचे की मिट्टी अम्लीय है तो उसमें कुछ ऐसे पौधे होंगे जो अम्लीय मिट्टी में नहीं उगते, तो वो आप उगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उगेंगे ही नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं, वो मर जाएंगे। और अगर वो मिट्टी क्षारकीय है तो जो पौधे क्षारकीय मिट्टी में नहीं उग सकते वो वहाँ पर नहीं उगेंगे। इसलिए अच्छा यही रहता है कि आप बागीचे की मिट्टी की जांच करो, या आप अगर माली को भी बुलाते हो तो वो पहले चेक करता है, चाहे पीएच पत्र से चेक नहीं करेगा, लेकिन एक जो अच्छा माली होता है वो चेक करता है कि इस मिट्टी में कौन से पौधे उग सकते हैं, वो वही पौधे लगाने की सलाह देता है। अच्छी उपज के लिए
अब हम इसको पढ़ेंगे। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए, मतलब कि अगर आपको पता करना है कि कोई पौधा, जैसे मान लो आपने एक बागीचे में देखा बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं सुंदर सुंदर फूलों वाले, तो आपने कहा कि भाई यहाँ तो ये बहुत अच्छे फल फूल रहे हैं। आपने क्या किया, उस बगीचे की मिट्टी ली, उसकी पीएच की जांच की, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पीएच की मिट्टी में ये वाले पौधे अच्छे से उगेंगे। ठीक है, तो आप उसको नोट करके रख सकते हो। अगर आपके बागीचे, वो तो आप कोई दूसरा बागीचा था, अब आपने पौधे उगाने अपने बागीचे में, आप वहाँ की मिट्टी की जांच करो, अगर उसकी मिट्टी की पीएच वैसी ही है तो आप वहाँ पर वो वाले पौधे लगा सकते हो, तो फ़ायदा हो गया ना आपको। इसलिए किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए कि किस पौधे के लिए कौन सी पीएच की मिट्टी अच्छी है, उसके लिए अलग अलग स्थानों से मिट्टी लेकर और उसके पीएच की जांच करनी है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही पीएच की जांच करनी है, और इस बात पर भी ध्यान देना है कि जहाँ से आपने मिट्टी ली है वहाँ कौन से पौधे उग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन से पौधे के लिए कितनी पीएच की मिट्टी अच्छी रहेगी। आप ये इसको क्रियाकलाप को पढ़ सकते हो यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। आपने जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ा है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, या जब भी आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारे पाचन तंत्र का एक हिस्सा है आमाशय, हमारा आमाशय, जिसको कि हम साधारण भाषा में, आम भाषा में पेट बोलते हैं, लेकिन अंदर जब जो हिस्सा है पाचन तंत्र का, जो हमें बाहर से पेट की तरह से लगता है, वो आमाशय है। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। आमाशय की दीवारों के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पेट के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर अम्ल है। ये सुनकर तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे, जिसे नहीं पता वो हैरान हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बहुत हानिकारक अम्ल है, अगर वो है तो हमारा पेट तो जल जाएगा, लेकिन नहीं जलता है फिर भी। और इसके बारे में आपने जैव प्रक्रम चैप्टर में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो सिंपल सी बात ये है जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उन ग्रंथियों में श्लेष्मा भी बनती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही उन ग्रंथियों में श्लेष्मा जो है चिकना पदार्थ होता है, जो आमाशय, जैसे आमाशय की शेप इस तरह से है। ठीक है, तो वो चिकना पदार्थ जो है ना, वो आमाशय की दीवारों के ऊपर परत बना लेता है। अब जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो इस श्लेष्मा को पार करके दीवारों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमारे पेट की दीवारें नहीं जलती हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बन रहा है, ये हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों बन रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का पाचन एंजाइम के द्वारा तभी संभव हो पाता है अगर हमारे आमाशय का माध्यम अम्लीय होगा तो ही। ठीक है, तो हमारे ये बहुत रोचक है कि हमारा उदर यानी कि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। यही आपको मैंने बताया कि हमारे उदर की, आमाशय की दीवारों को हानि नहीं पहुंचाता है वो, लेकिन भोजन के पाचन में बहुत सहायक है, और भोजन में भी प्रोटीन। अपच की स्थिति में, अभी अपच क्या है, अपच हम बोलते हैं, ज़्यादातर हम हिंदी के वर्ड्स कम यूज़ करते हैं, यहाँ अपनी आम भाषा में हम यूज़ करते हैं वर्ड एसिडिटी, अम्लीयता। जब आपने ज़्यादा मसाले वाला खाना खा लिया, या ज़्यादा खाना खा लिया, या आपने ज़्यादा फ्राइड फूड खा लिया, तला हुआ, तो हमें पेट में जलन का अनुभव होता है, और हम उस स्थिति को कहते हैं अम्लीयता हो गई, एसिडिटी हो गई है हमारे पेट में, और असल में वही क्या है, अपच। ठीक है, अपच को इंग्लिश में वैसे एसिडिटी ना कहकर इनडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अपच को इनडाइजेशन कहा जाता है।
अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जो हमारा खाना था, तला हुआ खाना था, मसाले वाला खाना था, ज़्यादा मसाले वाला, उनके कारण अम्ल बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अम्ल बढ़ गया। अम्ल की जो मात्रा है ना उदर में, आमाशय में, वो एक लिमिट में होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो सही नहीं होता, क्योंकि उससे हमारे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। और इससे मुक्त होने के लिए क्या करेंगे? अम्ल को ख़त्म करने के लिए, अम्ल का प्रभाव ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? अम्ल का प्रभाव कौन ख़त्म करता है? आप ये पढ़ चुके हो, अम्ल का प्रभाव ख़त्म करता है क्षारक। ठीक है, क्षारक अम्ल को उदासीन करता है। लेकिन हमें कौन सा क्षारक लेना चाहिए? क्या हम एक प्रबल क्षारक ले लें? नहीं, हमें प्रबल क्षारक नहीं लेना है। अब आप सोचोगे कि अम्ल तो प्रबल है बहुत, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो प्रबल अम्ल है, तो हमें प्रबल क्षारक ही लेना चाहिए। लेकिन हमें सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ख़त्म नहीं करना, हमें थोड़ा सा छोड़ना है, जितना कि प्रोटीन के पाचन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए एक प्रबल क्षारक की बजाय एक दुर्बल क्षारक लेते हैं, और वो दुर्बल क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इसका नाम दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है। इसका प्रयोग किया जाता है जो एक्स्ट्रा एसिड बना है पेट में, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लर्न करना है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ हम पीएच के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में जहाँ पीएच की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय क्या है? दांत को नुकसान, दांत की हानि। ठीक है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या है? वो है मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। आपको सबको पता है कि हमारे दांतों पर एक परत होती है, और उस परत को इनेमल कहा जाता है। बिल्कुल प्योर हिंदी में कहें तो दंतवल्क। ठीक है, तो आप इनेमल ही याद कर लो इसको, वही सही है। तो दांत, और वो कहते हैं कि जो दांत के ऊपर जो इनेमल होता है ना, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर में हड्डियां भी होती हैं, है ना। हम सोचते हैं कि हड्डियां बहुत कठोर हैं, बहुत हार्ड हैं, लेकिन हड्डियों से भी कठोर होता है वो इनेमल। लेकिन जो ये इनेमल है ना, ये भी ख़राब हो सकता है। कब ख़राब हो सकता है? पहले तो हम ये देखते हैं इनेमल होता क्या है। ये इनेमल जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है। ये कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, आप इसका पूरा नाम ध्यान से पढ़ो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन क्योंकि पानी तो हमारे मुंह में सारा दिन जाता ही रहता है किसी ना किसी तरह से, तो उसमें नहीं घुलता है ये। लेकिन मुंह की पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो गया तो ये ख़राब हो जाता है मुंह में। अब ये ख़राब पीएच का मान 5.5 से कम कैसे होगा? मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीव कहीं पर भी मिल सकते हैं, और वो होते ही हैं हर जगह। अभी आप बैठे हो अगर, या खड़े हो, या किसी भी स्थिति में हो, आपके शरीर पर भी हजारों बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होंगे, और वो ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ही हो। ठीक है, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हमारे मुंह में भी होते हैं। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया हैं, वो भोजन के बाद मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। आपने भोजन खाया, खाना खाया आपने, ठीक है, आपने मीठा खाया कुछ, और भोजन में भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मीठा ही होता है। आप जब थोड़ी देर तक उबले हुए चावल हैं या सिंपल आपकी रोटी है, उसको मुंह में चबाते हो, तो वो थोड़ी देर बाद मुंह मीठी लगने लग जाती है। वो मीठी क्यों लग रही है? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जो कि मीठे होते हैं। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं। ठीक है, तो वो जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा यानी कि, या आपने मीठा कुछ खा लिया, तो वो मुंह में रह गया, आपने ब्रश नहीं किया खाने के बाद, वो मुंह में रह गया, और जो बैक्टीरिया थे ना, उनको यही चीज़ चाहिए थी।
अपनी वृद्धि करने के लिए। ठीक है, उनको यही चीज़ चाहिए कि मीठा चाहिए उनको वृद्धि करने के लिए। तो उन बैक्टीरिया को, जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया थे, वो मुंह में जब शर्करा या खाद्य पदार्थ रह गए तो उनके साथ क्रिया करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। अगर आपको निम्नीकरण वर्ड याद नहीं रहता है तो आप सिंपल क्रिया लिख सकते हो। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में उपस्थित शर्करा और खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। अगर आप कुल्ला कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप ब्रश कर लेते हो, तो वो बैक्टीरिया जो है, वो जो मुंह में जो शर्करा थी या मुंह में जो खाद्य पदार्थ बचे थे वो सब निकल जाएंगे। वो निकल जाएंगे तो बैक्टीरिया अम्ल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो अम्ल उत्पन्न हुआ, ये अम्ल इनेमल को संक्षारित करता है, उसको खराब करता है। इसलिए मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। जो एक्स्ट्रा अम्ल, अगर ज़्यादा अम्ल बन गया तो क्षारकीय दंतमंजन, जो हमारा पेस्ट है, टूथपेस्ट, वो क्षारकीय होना चाहिए। ठीक है, जिससे दांतों के नुकसान को, दांतों के खराब होने को रोका जा सकता है। अब आप जो बच्चे भी वीडियो देखते हैं, मैं उनसे ये बोलूँगी कि आज आपने क्या करना है कि आपने अपना टूथपेस्ट उठाना है, उस पर लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। टूथपेस्ट पर इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान से देखना टूथपेस्ट को उठाकर, और आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना कि वो क्या क्या हैं, और उनमें से कमेंट करके मुझे बताना कि उसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट क्षारक है। आपने सिर्फ क्षारक का नाम बताना है। ठीक है, कौन सा क्षारक आपके टूथपेस्ट में है, अगर आपको पता चलता है तो। ठीक है, तो आप क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करके दंतों के दंत इनेमल को खराब होने से बचा सकते हो। इसके बाद है पशुओं एवं पौधों द्वारा उपस्थित रसायनों से आत्म सुरक्षा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो हमारी दैनिक जीवन से संबंधित है ना। चाहे हम बात करें दांतों के नुकसान की, चाहे हम बात करें एसिडिटी की, चाहे हम बात करें पौधे उगाने की, ठीक है, या अम्लीय वर्षा हो गई, हमारे भोजन, हमारे शरीर की पीएच हो गई, किस पीएच पर आस पर काम करता है, सारा हमारा दैनिक जीवन से संबंधित है। तो पीएच कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना। तो अब ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वो है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? अगर नहीं मारा है तो अच्छा, नहीं मारा है, लेकिन आपने किसी को देखा होगा कि मधुमक्खी ने डंक मार दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, वहाँ से वो सूज जाता है, खुजली होती है वहाँ पर। मधुमक्खी का डंक असल में होता क्या है, उसमें वो एक अम्ल छोड़ देता है स्किन में, त्वचा में। ठीक है, और जिसके कारण हमें दर्द, क्योंकि अम्ल जो है, मैंने आपको बताया था, अम्ल के कारण जलन होती है, अम्ल जलाता है। चाहे वो हल्का अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन इतना दुर्बल भी नहीं होता कि उसका कोई प्रभाव ही ना हो आपके ऊपर। तो जो मधुमक्खी का डंक है वो त्वचा में एक अंदर जाकर एक अम्ल छोड़ता है, और उस अम्ल के कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। अगर आप जहाँ पर डंक मारा गया है, वो निशान तो होता ही है वहाँ पर, उस हिस्से पर आप बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, ठीक है, उसके उपयोग से आराम आपको मिल सकता है। आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा हल्का सा, उसमें 1 बूंद पानी डाली, पेस्ट बन गया उसका गाढ़ा गाढ़ा सा, उस पेस्ट को उस जगह पर रगड़ दो अच्छे से। ठीक है, रगड़ मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, मतलब मसल देना है आपने उसको वहाँ पर थोड़ी देर तक, और क्षारक जो है वो उस अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देगा। नेटल जो है ये एक पौधा होता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। अब ये नेटल कैसा होता है ये आपका थोड़ा सा ना इसमें बताया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेटल एक शाकीय पादप है, मतलब पौधा है। शाक का मतलब 3 तरह के पौधे होते हैं, आपको पता है ये 3 तरह के पौधे कौन से होते हैं? शाक होता है एक, जो सबसे छोटे पौधे होते हैं। एक होती है झाड़ी, शाक जैसे तुलसी, और झाड़ी जैसे गुलाब,
ठीक है, पौधे छोटे ही होते हैं ये, लेकिन इनकी जो डंडी होती है वो लकड़ी जैसी होती है, पतली लकड़ी, और इनमें लकड़ी जैसी डंडी नहीं आती है। इनकी जो डंडी होती है, जो इनका तना होता है वो हरा ही होता है। और तीसरा होता है पेड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेटल है ये एक शाकीय पौधा है, छोटा पौधा है ये, जैसा कि हमारी तुलसी की हरा तना होता है। ये जंगल में मिलता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इसके पत्तों में ही बाल होते हैं जो डंक जैसे होते हैं। अगर गलती से ये किसी को छू जाए कहीं पर भी तो डंक जैसा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण इन बालों से मेथनोइक अम्ल निकलता है। और मेथनोइक अम्ल का सूत्र अगर आपको याद करना चाहो तो वो है HCOOH। ये मेथनोइक अम्ल है। ठीक है, ये निकलता है इन बालों में से, नेटल के बालों में से, इसलिए वो दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज, अब इसका इलाज कैसे करते हैं? अगर आपको चुभ गया ये, ठीक है, छू गया आपकी त्वचा पर, तो इसके इलाज के लिए डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती, ये भी एक पौधा है, इसकी पत्ती रगड़कर ठीक कर सकते हैं। ये पौधे नेटल के पास ही उगते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप अब इसके बारे में पता करना कि ये डाक पौधा कैसा होता है। तो ये इस तरह से नेटल के बारे में आपको पता चल गया। आप इसको देख भी सकते हो, ये इसका चित्र भी बताया हुआ है, इसके पौधे बताए हुए हैं, सॉरी इसके पत्ते दिखाए हुए हैं। तो अगर आपको इसको ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आप इसको नेट पे भी देख सकते हो, इसकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में आप डाक पौधा भी डाल सकते हो, दोनों ही दिख जाएंगे आपको कि ये कैसे होते हैं। तो आप इनको पीएच का महत्व तो आज आपने पढ़ा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से मैं समझा दूं, हर पॉइंट को आपको क्लियर कर दूं, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आपका आता है पेपर में तो आपको उसको आसानी से उसका आंसर दे पाओ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पूरी नॉलेज हो जाए, इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हो, और आपको ये आज अच्छे से करना है। ओके।